नारायण 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 नारायण। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं जुपिटर्स लेगेसीज अमेरिकन सुपर हीरो टेलीविजन सीरीज़ का, जिसे आज से ठीक 15 दिन पहले यानी 7 मई 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था। नेटफ्लिक्स पर इसका हिंदी डब्ड वर्जन भी अवेलेबल है अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो। सीरीज़ में कुल मिलाकर 40 से 55 मिनट के 8 एपिसोड्स हैं। मैंने इसे जब मेरा कोरोना के कारण स्वास्थ्य सही नहीं था उस समय थोड़ा सा देखना शुरू किया था, पर 1.5 एपिसोड से ज़्यादा मैं इसे नहीं देख पाया था स्वास्थ्य के कारण। फिर अभी शायद परसों मैंने इसे दोबारा देखना शुरू किया और अभी थोड़ी देर पहले करीब 1 से 1.5 घंटे पहले ही मैंने इस सीरीज़ को देखकर कंप्लीट किया है। यानी कुल मिलाकर मैंने अपने जीवन के 9 से 10 घंटे इस सीरीज़ के लिए दिए। वैसे ओवरऑल टाइमिंग देखें तो 7 से 8 घंटे ही लगने चाहिए, पर हम भाई एक साथ में बैठकर हम देखते नहीं है ना, तो काफ़ी सारा समय मैंने इस सीरीज़ को दिया। पर इतना समय देने के बाद जब मैं 8वें एपिसोड तक पहुंचा तो वहां जाने के बाद में एंडिंग में पता चलता है कि अभी तो कहानी शुरू हुई है। भाई मैं सच कहता हूँ, मुझे ऐसी वेब सीरीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अभी 2 दिन पहले मैंने द लास्ट आवर के रिव्यू में ही आप सबसे कहा था कि ऐसी जो वेब सीरीज़ होती है ना, जो हमसे 8, 10, 12 घंटे हमारे लेती है, इतने सारे एपिसोड्स हम देखते हैं और वो सब देखने के बाद में पता चलता है कि यार कहानी तो किसी कंक्लूजन तक पहुँची ही नहीं। ठीक है, आपको अगला सीज़न लाना है तो वहाँ पर कोई ऐसा मतलब जो आपने इस सीज़न में शुरू किया है जो कहानी उसको किसी कंक्लूजन तक तो लाकर छोड़ दो, उसके बाद एक कुछ नया दिखा दो अगले सीज़न में। इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स कहानी आप बना दो कि भाई हम उनकी लाइफ के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाए कि उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है ये जानने की हमारे अंदर उत्सुकता बने। पर आप ऐसे कैरेक्टर्स बना नहीं पाते। ऊपर से ये सीरीज़ ऐसी है, इसके कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें हमारा बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट बनता ही नहीं है। और ऐसे अनइंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स के लिए 8 एपिसोड्स मैंने देखे और वो सब देखने के बाद में पता चलता है कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं था मैंने जो इतना देखा। अब मुझे अगले सीज़न का वेट करना पड़ेगा। देखिए ऑलरेडी इस वेब सीरीज़ को ढेर सारी गालियाँ सोशल मीडिया पर पड़ चुकी है, चाहे वो IMDb हो या रोटन टोमेटोज़ पर भी आप देख लीजिए, ढेर सारे नेगेटिव रिव्यूज़ आपको इसके देखने को मिल जाएंगे। तो हाँ, सीरीज़ काफ़ी हमें बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है। हालांकि इसकी कुछ अच्छी बातें भी हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर उसके पहले इसकी कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सीरीज़ में 2 टाइमलाइन चल रही है, एक है 1929 के समय की और एक है प्रेजेंट अभी के समय की। अब जो 1929 की टाइमलाइन है वहाँ पर 24 अक्टूबर 1929 को, जिस दिन को अमेरिकी इतिहास में ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है, जिस दिन वॉल स्ट्रीट अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, तो उस दिन हमारे सीरीज़ का जो मुख्य पात्र है शेल्डन, उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे वहाँ पर। अब उनकी आत्महत्या करने के बाद में शेल्डन को कुछ दौरे पड़ने लगते हैं, मतलब कुछ भयानक भयानक ऐसे दृश्य उसे दिखने लगते हैं। उसके पिता जिनकी मृत्यु हो चुकी है वे उसको दिखने लगते हैं। अब ऐसे जो भी इन दृश्यों के द्वारा जो संकेत मिलते हैं, उन संकेतों के माध्यम से, उन संकेतों का उपयोग करके वो अटलांटिक महासागर के एक आइलैंड पर जाकर पहुँचता है। वो अपने साथ में अपने भाई वॉल्टर को भी लेता है और साथ में उन दोनों के साथ में शेल्डन और वॉल्टर, इन दोनों के साथ में 4 और लोग होते हैं। ये 6 लोग बड़ी कठिन यात्रा करके उस आइलैंड तक पहुंचते हैं। उस आइलैंड पर भी आगे जाने के लिए उन्हें बहुत सारी कठिन समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे तैसे करके उनके गंतव्य स्थान तक जब वे पहुँचते हैं तो वहाँ जाने के बाद में उन्हें मिलते हैं स्पेशल पावर्स, सुपर पावर्स उन्हें मिलते हैं। और फिर जब ये सुपर हीरोज़ अमेरिका वापस आते हैं तो वापस आने के बाद में ये उनकी एक टीम बनाते हैं जिसका नाम देते हैं यूनियन ऑफ जस्टिस। ये सुपर हीरोज़ की टीम वो बनाते हैं और उसका लीडर, प्रमुख बनता है ऑब्वियसली शेल्डन। और वो एक अपने आदर्श प्रस्तापित करता है, कानून बनाता है कि भाई हम कभी भी किसी की हत्या नहीं करेंगे और हम पॉलिटिक्स में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब काफ़ी वर्षों तक, लगभग 50 वर्षों तक वे दुनिया की रक्षा करते हैं और अपने आदर्शों के अनुसार ही वे चलते हैं, कभी किसी की हत्या नहीं करते। पर कई दशकों के बाद में जब इनकी अगली जनरेशन आती है इन सुपर हीरोज़ की, यानी इन सुपर हीरोज़ के जो बच्चे आते हैं, जिन्हें कुछ वर्षों के बाद में जब वे बड़े हो जाते हैं उनके बच्चे, तो अपने आप ही सुपर पावर्स मिल जाते हैं। यानी उन्हें उस आइलैंड पर नहीं जाना पड़ता, अपने आप ही बड़े होने के बाद में अलग अलग समय के अनुसार उन्हें सुपर पावर्स मिल जाते हैं। तो ये सुपर पावर्स मिलने के बाद में ये जो बच्चे हैं वे, ये जो आदर्श उनके पिता ने या ये शेल्डन ने, यूनियन ने जो आदर्श प्रस्तापित किए थे उन पर वे नहीं टिक पाते, कायम नहीं रह पाते। तो ये कुल मिलाकर सीरीज़ की कहानी है। मतलब इतनी ही कहानी नहीं है, और भी कुछ बातें उन्होंने दिखाई है, जैसे कि शेल्डन का जो बेटा है ब्रैंडन, वो अपने पिता की नज़रों में खरा उतरना चाहता है। वो अपने आप को सिद्ध करके दिखाना चाहता है कि भाई मैं अपना आपका स्थान लेने के लिए तैयार हूँ। पर ब्रैंडन के हाथों ही एक व्यक्ति की, एक सुपर विलन की हत्या हो जाती है, तो पिता के आदर्शों पर वो खरा नहीं उतर पाता। दूसरी तरफ शेल्डन की एक बेटी भी है जो ब्रैंडन से बिल्कुल अपोजिट है,
मतलब ब्रैंडन अपने पिता की नज़रों में खरा उतरना चाहता है, तो जो शेल्डन की बेटी है वो अपने पिता से, अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा हेट करती है, नफरत करती है उनसे। वो अलग रहती है, सेमी न्यूड फोटोशूट्स वगैरह करके वो पैसे कमाती है, मॉडलिंग करती है, और ये बात शेल्डन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसके परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर फिर भी उसकी बेटी ये सब करती रहती है। ड्रग्स, पार्टी वगैरह, ऐसी जनरेशन का उसे एक हिस्सा दिखाया है। इसके साथ में ही जैसे देखिए बारिश के दिनों में कई सारे कीड़े हमारे घर में आ जाते हैं, लाइट के इर्द गिर्द उड़ते रहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से ढेर सारे सुपर हीरोज़ बस ऐसे टपकते रहते हैं। अभी प्रेजेंट की जो टाइम लाइन है वहाँ पर ढेर सारे सुपर हीरोज़ आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, जिन्हें देखने में हमारा बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं बनता है। और उनके जो विचित्र से सुपर पावर्स दिखाए हैं ना, मतलब कुछ भी दिखाए जा रहे हैं, कुछ भी, उन एक भी कैरेक्टर उसमें कोई इंटरेस्टिंग नहीं था, ना वो कैरेक्टर्स और ना ही ये जो 6 कैरेक्टर्स है, किसी में भी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं बनता। और सबसे बड़ी कमी ये है कि जो 1929 की टाइमलाइन है वो कहाँ पहुँचने वाली है जाकर, वो हमें पता होता है, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है ना, क्योंकि अभी प्रेजेंट की टाइमलाइन में हम देख रहे हैं कि ये जो 6 लोग जो उस जर्नी पर जा रहे हैं आइलैंड की, उन्हें सुपर पावर्स मिल चुके हैं, वे वृद्ध हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो उन्हें कुछ नहीं होने वाला वहाँ पर उस आइलैंड पर, वे जाएंगे वहाँ सफल होंगे, ये हमें पता होता है। तो वो पूरी की पूरी जो आधा पार्ट कहानी का था, मतलब 1929 के समय की टाइमलाइन और अभी की प्रेजेंट की टाइमलाइन में बार बार सीरीज़ ऐसे जंप करती जाती है, थोड़ा इधर का दिखाएगी, थोड़ा उधर का दिखाएगी, ऐसे बार बार जंप करती जाती है सीरीज़। तो ये जो आधी सीरीज़ है जो 1929 के समय पर आधारित है, उसका एंडिंग हमें ऑलरेडी पता होता है, वो पूरी तरीके से प्रिडिक्टेबल पार्ट था, और उनकी वो जर्नी भी कोई खास ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग नहीं थी। उसके अलावा जो अभी प्रेजेंट की टाइमलाइन है वहाँ पर भी कुछ ऐसा खास नहीं हो रहा जिसको लेकर हम बहुत एक्साइट हो जाए। तो अब आते हैं पॉजिटिव बातों की तरफ कि भाई सीरीज़ में अच्छी बातें कौन सी थी। तो अच्छी बात यही थी कि भाई 1929 का समय उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से रिक्रिएट किया है। प्रोडक्शन वैल्यू सीरीज़ की बहुत बढ़िया थी, जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह दिखाए हैं, उस समय की जो गाड़ियाँ दिखाई है, घर दिखाए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उस समय को रिक्रिएट किया है। विजुअल्स भी सीरीज़ के बढ़िया थे, ये दूसरा प्लस पॉइंट है। पर भाई जब हमारा कहानी में, कैरेक्टर्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा, आप दर्शकों को अपने साथ में जोड़ ही नहीं पा रहे पूरी तरीके से, एक आधी टाइमलाइन तो आपकी पूरी तरीके से प्रिडिक्टेबल है और दूसरी टाइमलाइन ऐसी है जिसमें जो हमें इरिटेट करती है वो केवल अनइंटरेस्टिंग नहीं थी, वो इरिटेटिंग थी वो टाइमलाइन। तो हाँ, विजुअल्स, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप वो ये अच्छे थे। और अगर आपको देखना है 1929 का समय, उस समय के कॉस्ट्यूम्स, उस समय की गाड़ियाँ, उस समय के घर, तो आप देख सकते हैं सीरीज़ को। बाकी एक सुपर हीरो सीरीज़ के रूप में मैं किसी को भी इस सीरीज़ को सजेस्ट नहीं करूंगा। पर देखिए दोस्तों, फिर भी कहानी की शुरुआत में, सीरीज़ की शुरुआत में मैं कहानी में अपना इंटरेस्ट बनाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि जो 1929 का समय उन्होंने दिखाया था, जो एक ग्रेट डिप्रेशन का समय, आर्थिक मंदी का समय, उस समय ये जो शेल्डन है उसे एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा दिखाया है, और वो एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकारों के ऑफिस में जाकर वहाँ पर उनको ढेर सारी गालियाँ सुनाता है कि भाई हम कैपिटलिस्ट है तो क्या तुम हमको गालियाँ दोगे, क्या तुम मार्क्सिस्ट, तुम कम्युनिस्ट, तुमने क्या कर दिया है दुनिया के लिए, वगैरह वगैरह ऐसी बातें वो करता है वहाँ जाकर। तो मुझे लगा कि चलो कुछ बहुत बढ़िया पॉलिटिकल फिलोसॉफी वगैरह ये दिखाने का प्रयास करेंगे, तो मैं काफ़ी ध्यान से देखने का प्रयास कर रहा था। मतलब एकदम ही मैं परेशान हो गया था और मुझे नहीं देखना है, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, कहानी के कैरेक्टर्स, कहानी इंटरेस्टिंग नहीं थी, पर फिर भी मैं अपना इंटरेस्ट बनाकर रखने का प्रयास कर रहा था। पर जैसे जैसे सीरीज़ आगे जा रही थी वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट कम होते जाता है, बहुत बहुत कम होते जाता है। मैं जुपिटर्स लेगेसी को दूंगा 3 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज़ में कुछ सेक्स सीन्स है जो सेमी न्यूड है, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, वायलेंस है, तो परिवार के साथ में देखने जैसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।